थे कि उन मैम ने बहुत अच्छा बोला था। तभी मैंने सोचा था कि मैं एक बार फिर आपको आमंत्रित करके भाषा के मुद्दे पर आपको थोड़ा सा और हम सब सुनेंगे। आपने उतनी ही आत्मीयता से मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, आपका हार्दिक आभार मैम। वैसे तो हम सब आपसे भली भांति परिचित हैं, किंतु औपचारिक रूप से आपका परिचय मैं देना चाहूंगी। प्रोफेसर सुधा सिंह जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी किया। आप बीए और एमए दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। श्री शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने अपना शिक्षण कार्य आरंभ किया। इसके बाद गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बीए तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में अध्यापन करते हुए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद तक का सफर तय किया। आईसीसीआर विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आप तुर्कमेन नेशनल आजादी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस तुर्कमेनिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुई हैं। आपकी अनेक पुस्तकें और विविध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होते रहे हैं। आधुनिक साहित्य और रामविलास शर्मा, भूमंडलीकरण और ग्लोबल मीडिया, ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ, स्त्री संदर्भ में महादेवी आदि आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं। स्त्री विमर्श के क्षेत्र में आपका चिंतन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपका दृढ़ता से मानना है कि मनुष्य पर किसी भी तरह का प्रतिबंध उसके विकास के विकल्पों को समाप्त कर देता है। आप मानती हैं कि आधुनिक समय में शिक्षा स्त्री की सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला एक आवश्यक उपकरण है। आधुनिक युग में शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, कानूनी अधिकार आदि के द्वारा स्त्री के पहचान के क्षेत्र विस्तृत हुए। आपका मानना है कि स्त्री को केवल संतान उत्पत्ति का उपकरण मात्र समझना स्त्री की सामाजिक भूमिका और सार्वजनिक स्पेस को कम करके देखना है। हम सबके लिए बेहद हर्ष का विषय है कि आप जैसी प्रबुद्ध नारीवादी चिंतक हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों से अनुरोध है कि कृपया तालियों के साथ हमारी अतिथि महोदया का अभिनंदन करें। बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय मैम को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर सुधा सिंह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबका। आपने मुझे दोबारा याद किया और आकांक्षा इसका माध्यम बनी, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक संस्थान में लगातार दूसरी बार अगर याद किया जाए तो यह सौभाग्य का ही विषय है। बहरहाल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैं बिना किसी औपचारिकता के ये बात शुरू कर रही हूँ। मैं नारायणी जी और के मुरलीधरन जी दोनों को मैंने सुना और इनका लिखा हुआ भी जो शुभ संदेश के तौर पर त्रिपर्णी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है वो मैंने पढ़ा। तो इन दोनों का आभार, और इनके साथ साथ ओएनजीसी में काम करने वाले, उस शाखा में काम करने वाले अन्य सभी सहयोगी सहकर्मियों का भी आभार कि आपने मुझे दोबारा याद किया और ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर सकूं। जब भी इस तरह का कोई अवसर आता है जो संविधान और जो हमारे नियम कानून हैं उसके तहत लागू करने या आयोजित करने की कोई उसमें एक शर्त होती है, तो अमूमन ये सवाल हमारे दिल दिमाग में आता है कि ये तो एक तरह से अनुष्ठानिक कार्यक्रम है। हिंदी दिवस के बारे में भी अक्सर हम साहित्यकारों के बीच, लेखकों के बीच, अध्यापकों के बीच एक ख़ास तरह की धारणा, और जनसमाज के बीच भी एक ख़ास तरह की धारणा घर कर गई है। और मैं कल से इस विषय पर लगातार सोच रही थी कि आखिर क्या वजह है कि अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाला है, दोनों कहीं ना कहीं सहमत है या अवचेतन में उसके ये बात दाखिल रहती है कि ये एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम है और इसके बाद हमें सब कुछ जैसे कोई उत्सव या त्यौहार बीत जाने पर होता है उस तरह से ही पुनः सामान्य जीवन में लौट जाना चाहिए या लौट जाएंगे। इस तरह की ये जो चेतना है, जो
किसी कार्यक्रम के संबंध में और ख़ास करके राजभाषा हिंदी के इस संवैधानिक दिन को मनाने के संदर्भ में अक्सर लोगों के बीच जाहिर होती है या अभिव्यक्त होती है। और मेरी चिंता यही बात है कि आखिर ऐसा क्यों, ये धारणा क्यों बनती जा रही है कि हिंदी 14 सितंबर या सितंबर महीना पूरा का पूरा अथवा 15 सितंबर तक, 1 से लेकर 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मना लेने के बाद पुनः सब कुछ वैसा ही चलेगा, उसी तरह से ढर्रे पर लौट आएगा जैसा कि आमतौर पर दफ्तरों और कार्यालयों में चला करता है। तो इस तरह के आयोजनों की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ही क्यों है, क्यों इतना पैसा खर्च किया जाए, क्यों इस तरह के आयोजन किए जाए। इस तरह के सवाल अक्सर पब्लिक स्पेयर या जिसे हम सार्वजनिक स्पेस कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें फेंके जाते हैं। आप पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में इस तरह के बहस मुबाहिसे सुनते हैं। मेरा ऐसे लोगों के लिए जवाब है, और वो जवाब ये है कि जो राजभाषा है यानी राजकाज की भाषा, शासन की भाषा, गवर्निंग, शासन का अर्थ रूलिंग नहीं है, संचालन भी है और दायित्वों का निर्वहन भी है। उसके लिए आदेश, कार्यालय गतिविधियां इत्यादि को दर्ज करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है। और वो भाषा जब सर्वसम्मति से हिंदी है तो हिंदी के इस दिवस को मनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है जो हिंदी के साथ हो रही है, बल्कि प्रत्येक सरकारें जो इस देश में रही है वह राजकाज की भाषा का चयन करती रही है, और हिंदी के पहले जो अन्य भाषाएं थीं वो भी राजकाज की भाषा बनी थी। तो राजकाज की भाषा का होना और उसकी आवश्यकता आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मुग़ल काल को छोड़ दीजिए, मध्यकाल को छोड़ दीजिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उसने राजकाज की भाषा सीखने के लिए, यहाँ की जनभाषा को सीखने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य क्या था? इसी जनभाषा को सिखाना जिसमें यहाँ की आम जनता व्यवहार करती है, बातचीत करती है, अपने कामकाज करती है और सरकारी आदेशों को, अनुदेशों को, आज्ञाओं को समझती है। तो उस भाषा को अधिकारियों को सिखाना, तो राजकाज की एक भाषा होना आवश्यक है। आप उसे राजभाषा कहें या शासन की भाषा कहें या जो भी कहें, ये एक आवश्यक है। और इस भाषा को पढ़ने, पढ़ाने, इससे जुड़े हुए उत्सव, इसके प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयत्न करने के अवसर पहले भी आते रहे जब हिंदी के बजाय अन्य भाषाएं राजकाज की भाषा रही थी। तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है जो भारत सरकार आज़ादी के बाद से कर रही है। और जाहिर है कि राजकाज की भाषा की जब हम बात करते हैं तो राजकाज की भाषा वही होगी जो किसी न किसी रूप में संपर्क भाषा भी हो और राष्ट्र के निवासी ज़्यादा से ज़्यादा जिसे समझते भी हों। यहाँ जब हम आधुनिक काल के इतिहास को देखते हैं, खास करके भाषा और राजनीति के इतिहास को देखते हैं, तो जो नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है उसके जन्म के साथ ही साथ एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी थी। और हिंदी को यूं ही अचानक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल गया था। तब राजभाषा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आज़ादी के संघर्ष के इतिहास को अगर हम देखें तो राजभाषा या राजभाषा का दर्जा जिस भाषा को मिला था वो हिंदी नहीं थी, बल्कि वो अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी और फ़ारसी में भी कामकाज हुआ करता था। तो ये जो हिंदी की जो लोकप्रियता थी पूरे भारतवर्ष के अंदर और उसकी जो बोलने वालों की संख्या की अधिकता थी, समझने वालों की संख्या की अधिकता थी, उसके आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा एक स्वर से गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी और हिंदी भाषी प्रदेशों में भी
स्वीकृत किया गया था। लेकिन ये अचानक या बिल्कुल सहज भाव से नहीं हुआ। इसके लिए लंबा संघर्ष चला, बातचीत हुई, संवाद हुए और विचार विमर्श हुए। इस विचार विमर्श में तरह तरह के मत और मतांतर सामने आए। हिंदी के साथ साथ हिंदी को आमतौर पर हम लोग ये पढ़ते रहे हैं कि हिंदी का झगड़ा, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का झगड़ा केवल उर्दू से था अथवा अंग्रेजी से था, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी का झगड़ा हिंदी के भीतर भी था और हिंदी के भीतर उन भाषाओं और बोलियों से था जो पहले से मौजूद थे अथवा जिनका एक सम्मिश्रित रूप निर्मित किया जा रहा था। मसलन ब्रजभाषा के साथ हिंदी का एक संघर्ष, हिंदी का एक तरह से वाद विवाद चला कि ब्रजभाषा में गद्य लिखा जाए, यानी कविता की भाषा, और गद्य की भाषा यानी अभिव्यक्ति की भाषा में जो फांक है, यानी कविता की भाषा को हम ब्रज, अवधी, भोजपुरी और किसी भाषा में, किसी बोली में मान लें, लेकिन गद्य की भाषा, खड़ी बोली गद्य की भाषा हिंदी ही हो। ये बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन तब ये पाया गया कि इस तरह से गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चल सकती। जरूरी है कि गद्य और पद्य यानी अभिव्यक्ति की एक मुकम्मल संपूर्ण भाषा निर्मित की जाए और उसकी स्वीकृति मिले, ताकि हिंदी के नाम पर जो लोग हिंदी सीखना चाहें उन्हें हिंदी में कविता करने के लिए ब्रजभाषा या अवधी या राजस्थानी अथवा अन्य किसी हिंदी की बोलियों का सहारा न लेना पड़े, और गद्य लिखने के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग न करना पड़े, बल्कि एक भाषा के नाम पर एक रूपता हो, गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो, और ये हिंदी खड़ी बोली के रूप में संभव हुआ। इसके साथ ही साथ एक और झगड़ा था जो हिंदी का अपने ही भीतर के लोगों के साथ था, बोलने वालों के साथ था, और ये एक तरह से भाषा की राजनीतिक निर्मिति थी, और ये राजनीतिक निर्मिति हिंदुस्तानी के नाम पर सामने आई। यानी जब देखा गया कि हिंदी और उर्दू, जाहिर है कि अगर हम भाषा के इतिहास की तरफ जाएं, पीछे लौटें, तो बहुत लंबे समय तक उर्दू को हिंदी के लिए, खड़ी बोली हिंदी के लिए, और खड़ी बोली हिंदी नहीं बल्कि कहें कि उसमें अरबी फारसी भाषा के शब्दों के साथ जो मिश्रित हिंदी थी, उसके लिए उर्दू शब्द का ही प्रयोग होता रहा। हिंदी शब्द बहुत बाद में आया, और ये जो हिंदुस्तानी फिर से पनपी और उसकी चर्चा चली, उसका कारण, उसका उत्स कहीं ना कहीं इसी उर्दू, जो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी थी, जिसे उर्दू कहा जाता था, बाद में हिंदी के रूप में उसे अलग किया गया, और अरबी फारसी मिश्रित जो नई या कहें पुरानी चली आती शैली थी, जो बीच बीच में ब्रज की तरफ, अवधी की तरफ, संस्कृत की तरफ भी मुड़ती थी, उस शैली से अलग करके अब केवल अरबी फारसी और हिंदी के क्रिया रूपों को लेकर जो नई शैली बनी, नई भाषा बनी, उसको उर्दू कहा गया। ये बहुत बाद में हुआ, ये बहुत बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उसके पहले तक हिंदी के नाम पर अरबी फारसी मिश्रित हिंदी भी हिंदी थी, और ब्रज अवधी मिश्रित जो हिंदी थी वह भी उर्दू ही कहलाती थी, और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी भी उर्दू ही कहलाती थी। इस बात को इस चीज़ से समझा जा सकता है कि सन 1900 से 1910 के बीच एक सम्मेलन को ये लाला, हमारे एक राजनीतिक, मुझे अभी नाम बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, अचानक से आउट हुआ, तो एक सम्मेलन को एड्रेस किया। हमारे जो राजनीतिक हस्ती थे जो पंजाब के थे, उन्होंने उस सम्मेलन को एड्रेस किया, लेकिन उस सम्मेलन को एड्रेस उन्होंने जिस भाषा में किया, उसके लिए कहा गया कि उस राजनीतिक व्यक्ति ने उर्दू में
कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, जबकि वो हिंदी में कर रहे थे, क्योंकि हिंदी के लिए उर्दू शब्द का इस्तेमाल होता रहा, उर्दू नाम का इस्तेमाल होता रहा। चूँकि अरबी फ़ारसी मिश्रित हिंदी उन्होंने बोली थी, इसलिए उस भाषा को उर्दू कहा गया। तो ये एक स्थिति थी, और इसी के बीच से बहुत आगे चलकर हिंदुस्तानी आंदोलन का जन्म हुआ, जिसको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, एक हद तक जवाहरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था, और मौलाना आज़ाद जैसे नेता जिसके साथ थे। तो इस तरह से हिंदुस्तानी का सवाल भी, जो न तो हिंदी थी संस्कृतनिष्ठ और न अरबी फ़ारसी मिश्रित उर्दू थी, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप थी, हिंदुस्तानी जिसके लिए कहा गया, और उस हिंदुस्तानी को प्रचलन में लाने की कोशिश राजनीतिक नेताओं के जरिए की गई, ताकि भाषा का झगड़ा किसी भी तरह से विभाजनकारी झगड़े में न बदले और देश में सामंजस्य और एकरूपता तथा समरसता बनी रहे। तो इस प्रयास को, हिंदी को जो आज हम जिस तरह से राजभाषा के रूप में मौजूद देखते हैं, इसमें हिंदी का अपने भीतर भी झगड़ा था, और हिंदी का जो एक तरह से हिंदी को संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें अन्य प्रांतीय भाषाओं के साथ भी एक तरह की चुनौती थी। लेकिन एक बात सच थी कि जनसंख्या की बहुलता और समझ में आने वाली भाषा के रूप में हिंदी को धीरे धीरे प्रतिष्ठा मिल रही थी, और हम इस क्रम में बंगाल को बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखते हैं। आज हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, लेकिन अब अविभाजित बंगाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पूरी प्रक्रिया में। वहाँ के विचारकों की, वहाँ के लेखकों की, वहाँ के जो पत्रकार और समाचार पत्रों इत्यादि की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक व्यक्तित्व मुझे ध्यान आ रहे हैं, आदरणीय श्री शारदा चरण मित्र। श्री शारदा चरण मित्र का बहुत बड़ा अवदान हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के पक्ष में था। और यही नहीं, शारदा चरण मित्र उन लोगों में थे जो एक लिपि विस्तार में विश्वास करते थे। यानी उन्होंने एक आंदोलन ही चलाया था, और एक लिपि के लिए, यानी हिंदी की और उर्दू की जो लिपि है वो एक हो, और वो लिपि नागरी हो। भाषा के, खास करके हिंदी के नाम को लेकर बहुत दिनों तक हिंदी को हिंदी न कहकर कभी भाषा और कभी नागरी कहा जाता रहा। ये दोनों शब्द हिंदी के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते रहे। तो शारदा चरण मित्र ने इससे भी आगे बढ़कर एक लिपि विस्तार की बात की, और कहा कि हिंदी और उर्दू के झगड़े को मिटाने के लिए आवश्यक है कि हम एक लिपि की बात करें। यानी समस्त भारतीय भाषाओं के लिए, न केवल हिंदी और उर्दू के लिए, बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उन्होंने नागरी लिपि की वकालत की, जो कि एक असंभव कल्पना थी, लेकिन अपना सारा जीवन शारदा चरण मित्र ने इस काम के लिए लगा दिया था। उन्होंने एक लिपि विस्तार परिषद की भी स्थापना की थी। ये भी एक दिलचस्प बात है, और यह परिषद बहुत बाद तक काम करती रही, और सन 1915 में इस परिषद की स्थापना उन्होंने की थी। और इस परिषद का कामकाज बहुत बाद तक चलता रहा। उनका सपना था कि समस्त आर्यावर्त की भाषा हिंदी है। ये उनका उद्धरण मैं कोट कर रही हूँ। हिंदी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। कलकत्ते की एक लिपि विस्तार परिषद समस्त भारतवर्ष में एक नागरी लिपि के प्रचार करने में तन मन से लगी हुई है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिंदी है। इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं हिंदी स्वच्छंदता के साथ बोलने लगूंगा और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर हिंदी में वक्तृता दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ साधु हिंदी में वार्तालाप करूंगा।
ये शारदा चरण मित्र का सपना था। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भविष्यवादी सपना इसलिए कह रही हूँ कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि की बात एक दुष्कर परिकल्पना थी, क्योंकि हिंदी की तुलना में भारतवर्ष में अन्य बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो कहीं ज़्यादा पुरानी हैं और उनकी अपनी अपनी लिपि है। तो यह नज़रिया जो एक लिपि विस्तार का नज़रिया था, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते थे, जो लिपि के केंद्रीकरण के कारण और राजनीति में भी जो एक तरह की केंद्रिकता है, एकाधिकारवाद है, उसको प्रश्रय दे सकता था। तो जाहिर है कि यह जो अत्यंत आशावादी भविष्यवादी सपना था एक लिपि विस्तार का शारदा चरण मित्र का, यह बहुत दूर तक ग्राह्य नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि हिंदी के संदर्भ में बंगाल और बंगाल के लोग, जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, वो किस प्रकार सोचते थे। जाहिर है कि बंगाल की भूमिका इतने ही तक सीमित नहीं थी। चूँकि ONGC अभी बंगाल में कार्यरत है, इसलिए मैं बंगाल की भूमिका को ही रेखांकित कर रही हूँ। बंगाल की भूमिका हिंदी के प्रचार प्रसार में इतने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को यह गौरव प्राप्त है कि वहाँ हिंदी का पहला पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर आरंभ हुआ, पहला पाठ्यक्रम। और दिलचस्प बात क्या हुई कि पहले वर्ष में हिंदी MA स्नातकोत्तर की परीक्षा देने के लिए पहले वर्ष में एक भी विद्यार्थी उपलब्ध नहीं थे। अब संकट था कि अगर एक भी विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा तो यह जो नई उपाधि देने के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, यह अपने आप में व्यर्थ साबित हो जाएगा। तो एक बंगाली विद्वान को इसके लिए तैयार किया गया और एक वो बंगाली विद्वान थे श्री नलिनी मोहन सान्याल। अपनी वृद्धावस्था में श्री नलिनी मोहन सान्याल ने MA हिंदी की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से दी और वो पहले स्नातकोत्तर विद्यार्थी रहे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। और इस तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय को हिंदी MA खोलने का सबसे पहले हिंदी MA खोलने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम बंकिम चंद्र चटर्जी को भी याद करें, जिन्होंने अपनी अमर रचना वंदे मातरम से और उनका जो उपन्यास है आनंद मठ, उससे भारत की एकता का बिगुल बजाया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी हिंदी का समर्थन जोरदार शब्दों में किया था और उन्होंने ये जानते हुए भी कि वे स्वयं और उनकी भाषा एक समृद्ध भाषा है और बंगला और बंगला का साहित्य ठीक उसी तरह से जैसे दक्षिण भारत की अनेक भाषाएं और उनका साहित्य बहुत ही समृद्ध और बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, विकसित है। इसके बावजूद हिंदी की स्वीकार्यता में बंकिम चंद्र को समय नहीं लगा और उन्होंने लिखा कि अगर हिंदी का झगड़ा किसी भाषा के साथ है तो वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज जाति की भाषा अंग्रेजी से है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भी भावना हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। हिंदी की पुस्तकें लिखकर और हिंदी बोलकर भारत के अधिकांश भाग को निश्चय ही लाभ हो सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेजी जानने वालों का पता लगाएं तो हमें साफ प्रकट हो जाएगा कि वह कितनी न्यून है। जो सज्जन हिंदी भाषा द्वारा भारत में एकता पैदा करना चाहते हैं वे निश्चय ही भारत बंधु हैं। तो यह जो धारणा है कि हिंदी अन्य भाषाओं के भारत में मौजूद होने के बावजूद
राष्ट्रभाषा के रूप में एकाधिक भाषाओं की उपस्थिति के बावजूद जातीयता या नेशनलिटी जिसे हम कहते हैं उसके पहचान के लिए अलग अलग जो हमारी छोटी छोटी जातीयताएं हैं, जैसे बंगाली जातीयता, तमिल जातीयता, मराठी जातीयता, इन सब के लिए अलग अलग पहचान की भाषाएं होने के बावजूद हिंदी की जो भूमिका है वो राष्ट्रव्यापी है। और इसलिए उसको स्वीकार करने में ना तो बंगाल को कोई असुविधा हुई, न पंजाब को, न गुजरात, न महाराष्ट्र को, न अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों को। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के भी बहुत सारे प्रांत हिंदी को सहजता के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष एक अहम मुद्दा था। एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस 14 सितंबर 1949 की बात हम कर रहे हैं, उस 14 सितंबर 1949 के मनाने के पीछे, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पीछे जिस मसौदे का आधार है, उस मसौदे को तैयार करने वाला कौन था? एक गुजराती और एक दक्षिण भारतीय के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और गोपाल दास अयंगर। इन दो लोगों ने, यानी मुंशी अयंगर मसौदा उसको कहा जाता है, तो मुंशी अयंगर मसौदे के आधार पर ही परवर्ती जितनी भी बैठकें हुई राजभाषा के संबंध में, और बाद में सेठ गोविंद दास जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक भी थे, उन्होंने उसमें कुछ संशोधन पेश किए और उन तमाम बातचीत, बहस, मुबाहिसे के बाद अंततः राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली। तो इसको पेश करने वाला भी कोई हिंदी वाला नहीं था, बल्कि दो गैर हिंदी भाषी राज्यों से आए व्यक्तियों ने हिंदी की इस महत्ता को समझा और राष्ट्र की ज़रूरत को समझा। तो इस तरह से हिंदी को आज हम जिस रूप में मना रहे हैं, उसके पीछे एक लंबी विचार प्रक्रिया है। बहुत सारे मसले जो यदा कदा अभी भी उठ खड़े होते हैं, उसमें एक बड़ा मसला है हिंदी की साम्राज्यवादी चरित्र का, यानी भाषा की भी एक ताकत होती है। लैंग्वेज भी पावर रिलेशन के तहत काम करता है, भाषा भी शक्ति संबंधों के तहत काम करती है, और भाषा का भी एक साम्राज्यवादी चेहरा हो सकता है। इसको लेकर हिंदी के खिलाफ कई बार कई तरह से छोटी मोटी आवाज़ें आती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को और इसके पीछे के तमाम जो चेतना है, उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए ये तमाम पक्ष जो आज़ादी के संघर्ष के साथ जुड़े हुए थे, उनको ठीक ठीक समझें और उन राजनीतिक दलों की भूमिकाओं को भी समझें जो राष्ट्रभाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में हिंदी के लिए काम कर रहे थे, अथवा हिंदी के किसी पक्ष की आलोचना या उसकी मुखालफत या उसका विरोध कर रहे थे। तो उन राजनीतिक दलों की चेतना को और उनकी भूमिकाओं को भी समझना ज़रूरी है। इस हिंदी के चरित्र के भीतर ही मैं एक चीज़ यहाँ और साफ करना चाहती हूँ। हिंदी की जो बहस है आज़ादी के पहले, उस बहस में एक तरफ तो राष्ट्रीयता की भावना का बहुत गंभीर जज्बा था। वह चेतना थी कि अंग्रेज़ों से मुक्ति प्राप्त करनी है और उसके लिए अभिव्यक्ति के लिए, संप्रेषण और संपर्क के लिए एक ज़रूरी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और वह हिंदी ही हो सकती है, यह चेतना थी। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी के संदर्भ में जो राजनीतिक दल काम कर रहे थे, उसमें कांग्रेस का नाम सर्वोच्च था। कांग्रेस के अलावा भी अन्य छोटे छोटे दल थे जो हिंदी के प्रति एक दृष्टिकोण रखते थे, और उन्हीं दलों में एक नज़रिया उस तरह के व्यक्तियों का भी था जो मानकर चलते थे कि हिंदी जो है वह शुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिए। यानी हिंदी की शुद्धतावादी जो दृष्टि है, उसका उत्स कहाँ है, उसका ओरिजिन या उसकी व्युत्पत्ति कहाँ है, उन्हीं राजनीतिक विमर्शों के भीतर और उन्हीं
भाषिक झगड़ों के अंदर जहाँ हिंदी के प्रति यानी हिंदी के नए रूप को गढ़ने के प्रति सचेत तौर पर गढ़ने के प्रति संस्कृत को उसका बड़ा स्रोत स्वीकार किया गया, जबकि भाषा के अंदर इस तरह के शुद्धतावादी कटमुल्लापन की ज़रूरत नहीं है। भाषा कोई ऐसी पवित्र या शुद्ध चीज़ नहीं है जिसमें हम छांट छांट कर ध्यान रखें कि कोई अपवित्र या अशुद्ध या गैर स्वीकृत चीज़ उसके अंदर न चली जाए और वह भाषा मैली ना हो जाए। भाषा और अन्य वस्तुओं में फ़र्क है। भाषा में जितने नए रूप मिलेंगे, जितनी नई चीज़ें उसमें आएंगी, भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। और वो नई चीज़ चाहे जन भाषाओं के अन्य रूपों से आए या अन्य भारतीय भाषाओं से आए अथवा विदेशी भाषा से आए, वो भाषा को समृद्ध करेगा और इससे भाषा की शुद्धता को कोई खतरा नहीं पैदा होता, बल्कि भाषा के अंदर विकास की जो भी परिभाषा समाजशास्त्र में रही हो, डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, समाजशास्त्रीय परिभाषा डेवलपमेंट की अलग है, लेकिन भाषा के विकास की जो परिभाषा भाषा विज्ञानियों ने दी और भाषा के चिंतकों ने दी, वह परिभाषा है कि रूप परिवर्तन ही भाषा का विकास है। भाषा अगर रूप न बदले तो भाषा विकसित नहीं हो सकती। और आज चिंता का विषय क्या है? आज चिंता का विषय ये है कि भाषा के वे रूप जो जनपदीय बोलियों से आते थे, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे, उन रूपों को धीरे धीरे लुप्त होने दिया जा रहा है। उन रूपों के प्रति एक तरह की उपेक्षा भाव, कुछ तो स्ट्रैटिफिकेशन के कारण, भाषा के स्तरीकरण या विभाजन के कारण, यानी हम भाषा को उच्च श्रेणी के लोगों की भाषा और निम्न श्रेणी के लोगों की भाषा जैसे विभाजनकारी कोटियों में बांटते हैं। शिष्ट साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा जैसी कोटियों में बांटते हैं और शिष्ट साहित्य को हम आदर्श बना देते हैं कि ये आदर्श भाषा है और इस आदर्श को प्राप्त करने पर ही आपका लिखा हुआ कोई चीज़ रचनात्मक या सृजनात्मक हो सकता है। उसमें अनगढ़ता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ें भाषा के वे प्रायोगिक रूप जो जनपदीय बोलियों और भाषाओं से आ रहे हैं, उनका समावेश न होकर संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समावेश किया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द गायब होते जा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, बंगला भाषा का एक शब्द है और बिहार में भी बोला जाता है। बटन के लिए जो हम बटन लगाते हैं उसके लिए बोताम, बंगला में इसको बोताम कहते हैं, बिहार में भी बोताम कहते हैं। लेकिन आप इसका प्रयोग हिंदी में करें तो आपको अशुद्ध प्रयोग करने वाला और भाषा को न जानने वाला यानी अज्ञानी माना जाएगा। ठीक इसी तरह से बिहार की अनेक बोलियां हैं जो हिंदी को समृद्धि प्रदान करती रही हैं। मध्य भारत की अनेक बोलियां हैं, पंजाबी राजस्थानी के अनेक रूप हैं जो हिंदी को समृद्धि प्रदान करते रहे। गुजराती और मराठी के और अन्य भारतीय भाषाओं के बहुत सारे रूप हैं जो हिंदी को समृद्ध करते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनकी छटनी करके संस्कृतनिष्ठ हिंदी की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो भाषा का केंद्रीकरण है, यह भाषा के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और आपका जिस भाषा के रूप से संबंध है वो कार्यालयी हिंदी है, यानी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी। जाहिर है कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी के लिए मानकीकरण एक बड़ी चुनौती है और मानकीकरण के आधार पर जो भाषा के रूप स्वीकृत कर लिए गए हैं, यानी जो पारिभाषिक शब्दावली में, वैज्ञानिक तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली में, भाषा के विभिन्न कोशों में मुहावरे, पर्यायवाची, स्वास्थ्य संबंधी तमाम कोश जो बने हैं, उन सब में जो शब्द निहित कर दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं, केवल उन्हीं को लिखना और उनका प्रयोग करना आपकी मजबूरी हो जाती है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है।
कि कार्यालयी भाषा, जिसे हम डिक्शनरी से देखकर, शब्दकोश से देखकर सीधे सीधे अनुवाद कर देते हैं, और कई बार उसके प्रयोग मूलक जो सुंदर रूप होते हैं, चूँकि वो देशज भाषा में हैं और गंवारू मान लिए जा सकते हैं, डिक्शनरी में उनके लिए जगह नहीं है, तो हम उनको छोड़ देते हैं, जानते हुए भी कि इससे बेहतर शब्द ये हो सकता है। लेकिन चूँकि जो निर्धारित शब्द है, मानक शब्द है, वो ये है, तो हमें उसी का पालन करना है, क्योंकि उसके आधार पर गैर हिंदी भाषी लोग, विदेशी और अन्य तरह के लोग हिंदी सीख सकते हैं, और कार्यालय में तमाम समुदाय से लोग आते हैं, तो उनके लिए वो रूप असहज हो सकता है। ये चुनौती आपके सामने है, बल्कि कई बार मैं समझती हूँ कि हम अध्यापकों के सामने उतनी चुनौती भाषा के प्रयोग को लेकर नहीं है, जितनी बड़ी चुनौती आप सब जो कार्यालय में हिंदी का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं, कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक प्रयास, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप सब करते हैं, तो उस प्रयास में जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है। इससे आप कैसे पार पाएंगे, ये सोचने का विषय है। लेकिन आपके जो ये प्रयास हैं वो सचमुच में सुंदर रूप धर कर आ रहे हैं, और मैं कहूँगी कि आपके यहाँ से निकलने वाली जो पत्रिका है त्रिपर्णी, निश्चित तौर पर गृह पत्रिका का अपना कलेवर होता है, उसका अपना चरित्र होता है, और उसके वितरण और कहें कि पठनीयता जो है उसकी एक सीमित संख्या होती है, उसमें लिखने वालों की संख्या भी सीमित होती है, उसकी एक चौहद्दी होती है, उसका एक दायरा होता है, उसमें ही रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं, और उन रचनाओं को उन लोगों तक ही वितरित भी किया जाता है, उसका सर्कुलेशन भी वैसा ही होता है। लेकिन बावजूद इसके कोई गृह पत्रिका इस तरह से, मैंने दूसरा अंक देखा है त्रिपर्णी का, और इस तरह से अपने ही बनाए मानकों को लगातार तोड़ती चले, यह एक सुखद आश्चर्य है। मैं सचमुच में मैंने पिछली बार भी बहुत गंभीरता से आपकी उस पत्रिका को पढ़ा था, मेरी रुचि थी। मैंने अमूमन एक तो दिक्कत यह है कि बहुत सारे संस्थानों में कोई गृह पत्रिका नहीं है, और जिन संस्थानों में है वे उस पर बहुत मेहनत नहीं करते, कुछ भी उसमें, मतलब एक संपादक की एक भूमिका होती है कि वह न केवल रचनाओं को व्याकरणिक तौर पर दुरुस्त करके उसमें छापे, बल्कि उसकी सुरुचि और प्रस्तुति से लेकर अंतर्वस्तु तक का ख्याल रखे, और सामग्री की विविधता और बहुलता का भी ख्याल रखे। इन तमाम कसौटियों पर आपकी गृह पत्रिका त्रिपर्णी खरी उतरती है, और कुछ लेखकों के जो नाम हैं वो मुझे बिल्कुल याद हो गए हैं। वो इतना अच्छा, उनकी रचनाएं इतनी अच्छी पिछले साल भी थी और इस साल भी हैं। जैसे एक प्रभात रंजन जी, जिनको अभी आपने पुरस्कृत किया, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी। उन्होंने जो कहानी लिखी है वो फिर से अच्छी रचना है, और मैंने वो नोट भी किया था, तो मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से प्रभात रंजन जी ने इस बार जो लिखा है वो एक नए विषय को लिया है, परिवार में नारी की बदलती भूमिका। और केवल प्रभात रंजन जी ने ही नहीं, बल्कि और कई लेखकों ने स्त्री की स्थिति पर विचार किया है। यानी विषय के आधार पर अगर हम देखें तो त्रिपर्णी में जिस तरह से स्त्री, शिक्षा, नैतिकता, और साथ ही साथ कोरोना काल की कुछ रचनाएं, और सोशल मीडिया और हमारे जीवन का अंतर संबंध, साहित्य और समाज के अंतर संबंध इत्यादि विषयों पर रचनाएं लिखी गई। एक कहानी जो श्री मुदित जाजू की है कि मैं चुप हूँ पर क्या खुश हूँ, इस कहानी में भी स्त्री केंद्रिकता ही है, और एक नए सवाल को यहाँ उठाया गया है कि जीवन का पर्याय, स्त्री के जीवन का पर्याय क्या विवाह ही है। ये सवाल एक पुरुष लेखक के द्वारा उठाया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो पहले हैं जिन्होंने इस सवाल को उठाया है।
महादेवी कहती हैं कि विवाह क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि उसकी वेदी पर स्त्री के जीवन की तमाम आकांक्षाओं को, सपनों को, सपनों की बलि दे दी जाए। क्या इतनी बड़ी चीज़ है विवाह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन स्त्री के लिए विवाह के बाद पूरा जीवन बदल जाता है। और मुदित जाजू ने जिस तरह से इस समस्या को उठाया है, और उसमें खास करके राधिका के माध्यम से जैसा उन्होंने कहा है कि जीवन का 1/3 समय तो बीत ही गया है, बचा हुआ 2/3 भी समझौतों के साथ बीत जाएगा। इतनी मार्मिक टिप्पणी है ये कि एक स्त्री के जीवन का एक, इसमें हालांकि मैं नहीं जानती कि लेखक ने क्या सोचकर ये संवाद या ये पंक्ति वहाँ रखी है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि स्त्री का 1/3 जीवन जब वो पैदा होकर शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनती है और अपने को साबित करने के प्रयास में उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीत जाता है, लेकिन जो बचा हुआ 2/3 है, जो विवाह के बाद जिसे वो मानती है कि अपने अनुसार जी पाएगी, वह जीवन भी अगर समझौतों में बीतता है तो यह मानव संसाधन की एक तरह से व्यर्थता ही कही जाएगी। वह स्त्री के जीवन की व्यर्थता हो या पुरुष के जीवन की व्यर्थता हो, मनुष्य को संसाधन के रूप में देखना और आप जैसी कंपनियों के बीच मनुष्य को संसाधन के रूप में देखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से घरेलू श्रम को महत्व देने वाला एक बहुत सुंदर आर्टिकल था। वो निश्चित तौर पर घरेलू श्रम जिसमें स्त्री का श्रम महत्वपूर्ण जगह घेरता है। आशुतोष जी का नाम संभवतः आशुतोष जी का था। हाँ जी। हाँ, ये आर्टिकल मुझे इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण लगा कि घरेलू श्रम की बात करना और उसमें स्त्री की भूमिका को पहचानना, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को रेखांकित करना कि घरेलू श्रम के बदले मेहनताना दिया जाए, और ये कब होगा, भारत जैसे विषम स्थिति वाले समाज में ये कब होगा, कहा नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को रेखांकित करना भी और मतलब एक फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से या समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर कोई विद्वान लिखता है तो वो तो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन गृह पत्रिका में इस तरह के गंभीर मुद्दों को सामने लाकर बात करना और उसमें इस नोट पर बात को ख़त्म करना कि न जाने वह दिन कब आएगा जब इस तरह की स्थिति होगी कि घरेलू कामों के लिए स्त्री को वेतन दिया जाए, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ये कैसे होगा, कम आय वाले परिवारों में ये कैसे होगा, ये एक समस्या है। मध्य वर्ग में इस समस्या का समाधान एक हद तक संभव भी है, लेकिन कम आय वर्ग वाले परिवारों में जहाँ जाति भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद, तमाम तरह की विभाजनकारी स्थितियाँ मौजूद हैं, वहाँ ये कैसे घटित होगा। इस नोट पर इस आलेख का खत्म होना अपने आप में इस आलेख के लेखक की गंभीर चिंता को दिखाता है। इसी तरह से और भी कई आलेख हैं, मैं सबका अलग अलग जिक्र करूं, बाद में मैं इसकी समीक्षा ही लिख दूंगी जो आकांक्षा को भेज दूंगी। मेरी चिंता एक चीज़ और है जिसको कहकर मैं बात खत्म करूंगी। मैंने इस पत्रिका के शुभ संदेश के साथ साथ पत्रिका का जो अंतर्वस्तु है उसमें कई नई चीज़ों का समावेश पिछले वर्ष की तुलना में हुआ है, जिसमें चित्रकोना भी शामिल है, यानी चित्रों का कोना शामिल है, और उसके साथ साथ पाठक के पत्र भी शामिल हैं। लेकिन जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो अंतर्वस्तु के साथ साथ प्रेरक वाक्य भी लिखे हुए हैं, पृष्ठ सज्जा भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ वो शुभ संदेश है, क्योंकि वो अधिकारियों की तरफ से लिखा गया है और उस पर मेरी निगाह बहुत गंभीरता से थी कि आखिर वो क्या लिख रहे हैं। मैं नहीं जानती आपके उस संस्था में, उस द्रोणी में क्या स्थिति है, लेकिन अमूमन जो राजभाषा अधिकारी जिन जगहों पर तैनात हैं और वहाँ अगर हिंदी दिवस मनाया जाता है
तो जो परंपरा है, चूँकि मेरे विद्यार्थी और परिचित कई जगहों पर काम करते हैं और वो बताते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि जो राजभाषा अधिकारी है या अनुवादक है, वही संदेश को अलग अलग अधिकारियों के लिए लिख देता है। मैं नहीं जानती आपके यहाँ क्या स्थिति है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि कुछ अनगढ़ हिंदी हो तो हो, लेकिन ये संदेश दिल से निकले और तभी ये दिल तक जाएंगे। प्रायः संदेशों में मैं एक संदेश का जिक्र करूँगी। इसमें राजेश कुमार श्रीवास्तव जी का संदेश है, इसके साथ ही अलका मित्तल जी का है, RS नारायणी जी का है और भी कई लोगों के संदेश हैं। तो प्रायः संदेशों में जिस बात पर जोर है वो ये है कि हिंदी में कामकाज करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य तो है, लेकिन संविधान के ऊपर हिंदी को और उसके व्यवहार को छोड़ देना, टाल देना, संविधान हमें उस चीज़ को करने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान के अंदर ही बहुत सारे ऐसे तत्व सुरक्षित हैं जो हमें संविधान में लिखे की उपेक्षा भी सिखाते हैं। हिंदी के साथ ये हश्र ना हो, उसकी ये हालत ना हो। केवल संवैधानिक कर्तव्य नहीं, इसे अपना नागरिक कर्तव्य भी मानिए, राष्ट्रीय कर्तव्य भी मानिए और ये चीज़ आपके दिल से निकले। अन्यथा इस आज के दिन, इस आनुष्ठानिक औपचारिक दिन के बीत जाने पर सब कुछ जैसे का तैसा चलेगा और फिर एक दिन आएगा कि 14 सितंबर या 10 जनवरी की तैयारी में हफ्ते 2 हफ्ते पहले इस तरह के तामझाम इकट्ठे किए जाएंगे, कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, कुछ छपेंगी और कुछ सुंदर संदेश के रूप में प्रकाशित होंगी। तो ये चीज़ ना हो, अनुष्ठानिक और उत्सव धर्मी भाव ना हो, बल्कि सचमुच में व्यवहार के स्तर पर हम इस चीज़ को करना चाहें। संवैधानिक कर्तव्य तो है, संविधान बहुत सारी बातों की तस्दीक करता है, लेकिन बहुत सारी बातों को जानते हुए भी हम मानते नहीं। हिंदी के साथ ये भाव ना हो हमारा, हिंदी हमारे व्यवहार की चीज़ बने, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और हम सब नागरिक भाव से, एक देश के नागरिक के भाव से, एक राष्ट्र के नागरिक सिटीजन के भाव से अगर हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो हम अपनी भाषा पर भी गर्व करना सीखेंगे। और अपनी भाषा का अर्थ केवल ये नहीं है कि हिंदी, हमारी जो भी मातृभाषा है वह सब हमारे लिए ग्रहण योग्य है। और हिंदी चूँकि हमें एक बड़ा मंच प्रदान करती है, व्यापक परिदृश्य प्रदान करती है, भारत से बाहर हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक और रचनाकारों की पहचान भी हिंदी के लेखक के तौर पर है। मैं तुर्कमेनिस्तान में 2 साल रही और रविन्द्रनाथ ठाकुर को वहाँ हिंदी लेखक के रूप में लोग जानते थे। निराला प्रेमचंद प्रसाद का नाम नहीं सुना था, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए कहते थे हिंदी राइटर। तो हिंदी लेखक के तौर पर सुब्रमण्यम भारती को भी लोग जानते हैं, वेमन्ना को भी जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि हिंदी नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है। और हम केवल संवैधानिक कर्तव्य के तौर पर नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्य के तौर पर हिंदी को ग्रहण करें और दिल से ग्रहण करें, तभी हम इसके प्रति अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबसे मिलना हर बार की तरह मुझे इस बार भी बहुत खुशी और आनंद के भाव से भर गया। धन्यवाद। विषय से जुड़ी सुलझाने में हमारा हिंदी के विकास में अविभाजित बंगाल की भूमिका, शरद चरण मित्र की भूमिका, हिंदी की राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता, दक्षिण भारत का हिंदी के विकास में योग जैसे जरूरी विषयों पर प्रकाश डाला। हिंदी को आज हम जिस रूप में मना रहे हैं उसके पीछे एक लंबी विकास यात्रा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे अधिकारीगण कोई अपनी बात कहना चाहें, कोई मैम से कुछ बात करना चाहे, उनके वक्तव्य से जुड़ी कुछ बात हमसे करना चाहें तो आमंत्रित है। मेरे मैडम से प्रश्न था। भूपेश सर, हाँ जी भूपेश। सबको मेरा नमस्कार। पहले मैं मैडम से एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैडम अभी मैं जो देख रहा हूँ, जैसे मेरी एक बेटी है 13-14 साल की है, उसका हिंदी, मैं एक हिंदी प्रदेश से आता हूँ, तो शुरू से मेरा जैसे इंटरेस्ट भी हिंदी में रहा, पढ़ता लिखता था कुछ। लेकिन अभी आने वाले जनरेशन के बच्चों को देख रहा हूँ कि हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मतलब वो जैसा हमारा फ्लुएंसी उसमें था हमारे भाषाओं में, या मुझे बहुत इंटरेस्ट था कहानी पढ़ लेने का हिंदी का, पहले जो किताब मिलता था उसमें हिंदी पढ़ लेता था, उसके बाद ही दूसरे विषय पे जाता था। तो अब मान लीजिए कि 10-15-20 साल में भाषा तो रहेगी, भाषा हिंदी रहेगी, बोलचाल की सामान्य भाषा रहेंगी, लोग आपस में, लेकिन क्या ये जो कहानियां लिखते थे, जैसे आप जैसे लोग हुए जो गंभीर चीजों को लिखते थे, जैसे किताबें लिखते हैं, और भी हमारे समकालीन अभी भी लोग हैं जो लिख रहे हैं, क्या ये 10-20 साल में ऐसा रह पाएगा, हो पाएगा क्या? कौन इसको आगे बढ़ाएगा जो लिखने की परंपरा, या जो बोलिए जो हिंदी का धरोहर तैयार होता है, भारतेंदु जी से जो परंपरा शुरू हुई और आगे तक महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेते हुए आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब कौन बढ़ाएगा इसको आगे? अब आपको लगता है क्या जो ऐसा पीढ़ी आएगा तो आएगा कैसे? क्योंकि हमारा जो शिक्षा का मीडिया में बिल्कुल बदल गया है, अब नई पीढ़ियां उसमें मतलब आकर्षित नहीं हो रहे हैं हिंदी में, तो मैं उस पर थोड़ा जानना चाहूँगा। जी, आपने एक गंभीर सवाल उठाया है, लेकिन देखिए भाषा का होना मनुष्य का होना है, और भाषा तब तक रहेगी जब तक मनुष्य रहेगा। मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग ही इसलिए है कि उसे भाषा आती है, और कवि की चिंता, रचनाकार की चिंता यही होती है कि वो चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा। किसी अन्याय के मुद्दे पर, किसी भेदभाव के मुद्दे पर, या किसी विमर्श के समय उन लोगों को क्यों चुप रहना चाहिए जिनको भाषा आती है। चुप तो कौन रहता है? जानवर रहते हैं। मनुष्य चुप रहने के लिए नहीं बना है। मनुष्य भाषा के साथ पैदा नहीं हुआ था, भाषा उसने विकसित की है। तो भाषा तब तक रहेगी जब तक इंसान की प्रजाति रहेगी। इसलिए भाषा के भविष्य को लेकर हमें चिंतित नहीं होना है, हिंदी के भविष्य को लेकर भी चिंतित नहीं होना है। भाषा एक बहता नीर, आप तो जानते हैं, आप हिंदी प्रदेश के हैं, तो भाषा के बारे में कहा गया है कि भाषा बहता नीर। तो नीर यानी पानी, पानी अपना रास्ता खुद खोज लेती है। ये ठीक है, आप आज 40-50 के उम्र के दौर में हैं, तो आपकी चिंता है कि आपकी पिछली पीढ़ी आपसे ख़राब भाषा जानती है। ये चिंता मेरी भी है, लेकिन हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो भी हमारे बारे में यही सोचती थी कि हम खराब भाषा जानते। तो इस तरह की चिंता का कोई अर्थ नहीं है। और एक चीज़ और, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने भाषा को बहुत बदला है, और भाषा को टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, तकनीक के संदर्भ में देखने का नज़रिया नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। एक नज़रिया तो ये है कि जो कल तक बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन को गैर ज़रूरी बताता था और कहता था कि टेलीविज़न से लेकर समाचार पत्र और उपन्यास तक, यानी मास मीडिया के तमाम रूप भाषा को बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन आपका मेरा अनुभव क्या बताता है कि ये मास मीडिया ना होते, पत्र पत्रिकाएं ना होती, हम लोग की पीढ़ी जितनी पत्र पत्रिकाएं पढ़कर बड़ी हुई हैं, हमारी भाषा इतनी अच्छी नहीं बनती। तो प्रभाव उल्टा है। लेकिन माता पिता या हमारे अभिभावक क्या मानते थे? कल परीक्षा है, आज उपन्यास पढ़ रहे हो, परीक्षा खराब करनी है ना? तो ये जो दृष्टिकोण है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी बिना अध्ययन किए, बिना शोध किए, हम एक कॉमन सेंस के आधार पर, सामान्य और सहज बोध के आधार पर इस तरह का दृष्टिकोण बना लेते हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भाषा को, आप अगर अपना माइक बंद कर लें भूपेश जी, भाषा को तकनीक ने बहुत ज़्यादा दोस्ताना बनाया है। तकनीक के कारण भाषा आज इतनी सहज है
मतलब उन भाषाओं को भी नवजीवन मिला है जो भाषाएं मरने के कगार पर थी। आप भाषाएं देखिए, बोलने से जिंदा नहीं रहती। केवल भाषा बोली जाए और लिखी ना जाए और हम आप ये सोचे कि भाषा जीवित रहेगी, कभी नहीं जीवित रहेगी। भाषा लिखने से जीवित होती। भाषा का साहित्य, भाषा में उपलब्ध अन्य चीज़ें जितना समृद्ध होंगी, भाषा बचेगी। तो आज भाषा को लिखने के लिए तमाम भारतीय भाषाओं को उनकी अपनी लिपियों में लिखने के लिए हमारे पास फॉन्ट उपलब्ध है, जो आज से 20 साल पहले नहीं थे। अब आप कंप्यूटर के साथ भी अपनी भाषा को बचा सकते हैं। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। एक समय था भूपेश जी, आज से 10 साल पहले, जब इंटरनेट पर खोजने से भी हिंदी में लिखा हुआ बहुत कुछ नहीं मिलता था। बहुत कम ब्लॉग मिलते थे, बहुत कम पुस्तकें थी ही नहीं बल्कि। लेकिन आज वो स्थिति आमूल चूल बदल गई है, एकदम उलट है। हिंदी में आप किसी भी विषय में टाइप कीजिए, यहाँ तक कि गूगल में आप बोलिए केवल हिंदी में, वो ढूंढकर आपको तमाम चीज़ें आपकी ज़रूरत की उपलब्ध करा देगा। ये केवल हिंदी के साथ नहीं है, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ, देश विश्व की सभी भाषाओं के साथ ये चीज़ है। तो तकनीक हमारी भाषा को केवल नष्ट नहीं कर रहा, वो भाषा के प्रयोगकर्ताओं पर निर्भर है कि तकनीक के साथ वो अपना कैसा संबंध बनाते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है वो तकनीक के साथ, भाषा के प्रयोग के साथ किस तरह का अपना रवैया प्रदर्शित करती है, इस पर किसी भाषा का जिंदा रहना या मरना निर्भर करेगा। लेकिन व्यवहार की भाषा तो तब भी रहेगी। भाषा कभी मर नहीं सकती। वो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि उसमें उत्कृष्ट साहित्य न लिखा जाए, संभव है सृजनात्मक स्तर पर, लेकिन उत्कृष्ट साहित्य भी, या जिसे हम क्लासिकल कहते हैं, वो भी हजारों साल में चंद किताबें होती हैं। तो भाषा के भविष्य को लेकर मैं तो कम से कम निराश नहीं हूँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश सर का, जिन्होंने अपने मन की शंका को यहाँ व्यक्त किया और मैम ने उतने ही सुंदर तरीके से, मुझे लगता है, उस शंका का समाधान भी कर दिया। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए मैं आदरणीय मुदित जी को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मुदित चाचू जी। धन्यवाद आकांक्षा मैम। सबसे पहले मैं आदरणीय द्रोणी प्रबंधक श्री के मुरलीधरन जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने आशीर्वचनों से हमारा मनोबल बढ़ाया सर। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधा सिंह जी का ओएनजीसी परिवार से एक बार फिर जुड़कर हमें अनुग्रहित करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य से हमें प्रेरणा भी दी और हमारा प्रोत्साहन भी किया। हिंदी दिवस में हिंदी पखवाड़ा उत्सव को मनाने के प्रति आपके सुविचारों से भी हम इत्तेफाक रखते हैं और हिंदी भाषा को राजभाषा बनने का जो आपने सफर बहुत ही विस्तृत तथा तथ्यपूर्ण रोचक ढंग से हम बताया और आपके बताए हुए पश्चिम बंगाल से जुड़े दिलचस्प तथ्य, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज का उदाहरण, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी का सम्मिलन, बंकिम चंद्र, नलिनी मोहन सान्याल, शरद मित्रा आदि व्यक्तित्वों के उदाहरण देने से ग क्षेत्रीय वर्ग में अवस्थित कार्मिक भी क क्षेत्र के कार्मिक की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसी मेरी कामना है। रूप परिवर्तन ही भाषा का विकास है। इस संदर्भ में भी आपने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के योगदान के विस्मरण पर चिंता जताई तथा हमसे यह भी आह्वान किया कि कार्यालयी भाषा में देशज भाषाओं के सम्मिलन का साहसिक प्रयास करें। मैं आशान्वित हूँ कि हम कार्मिक इस छोटे किंतु महत्वपूर्ण पहलू का हमारे दैनिक कामकाज में ख्याल रखेंगे। आपके उत्साहवर्धन से हमें त्रिपर्णी को और भी बेहतर बनाने का मौका मिला और नया हौसला भी मिला है मैडम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सुझाव और आपकी शुभकामनाएं हमारा पाथेय बनेंगी। आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला और बहुत थोड़े से समय में बुलाने पर भी अपने पूरे स्नेह के साथ हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हिंदी भाषा के संबंध में हमारी जिज्ञासा और प्रश्नों का हल दिया और हमारी टिप्पणी की इतनी सरल, सहज व प्रभावशाली समीक्षा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भूपेश सर के मन में जो आई जिज्ञासा थी, उसके लिए जो आपने हिंदी के प्रचार प्रसार व अस्तित्व के प्रति अपनी आशावादिता बताई,
वो निसंदेही अनुप्रेरणीय है, अनुकरणीय है। मैम, आपका अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ आए और हमें अनुग्रहित किया। इस कक्ष में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का धन्यवाद जिन्होंने सक्रिय रूप से आज के कार्यक्रम में भाग लिया। मैं इन्फोकॉम की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष का शुरू से अंत तक पूरा ध्यान रखा। और अंत में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी कार्मिकों का धन्यवाद जो पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम के आरंभ से अंत तक हमसे जुड़े रहे और आज के कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं लीड कर रही हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मुरलीधरन जी, आकांक्षा, मुदित जी, भूपेश जी, शुभम जी और तमाम साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। नारायणी जी को नमस्कार। मैं लीड कर रही हूँ।